नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। कक्षा 11 की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है राजनीतिक सिद्धांत। इसी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 6 और नाम है नागरिकता, सिटीजनशिप। नागरिकता का अर्थ जानने से पहले हम उन लोगों के बारे में बताना चाहेंगे जो दुनिया भर में शरणार्थी के रूप में या अवैध प्रवासियों के रूप में रहने के लिए मजबूर हैं। ये ऐसे अभागे लोग हैं जिन्हें कोई भी देश अपनी सदस्यता देने के लिए तैयार नहीं है, या दूसरे शब्दों में कहें तो अपना नागरिक बनाने के लिए तैयार नहीं है। जिन देशों में ये लोग शरणार्थी या अवैध प्रवासी के रूप में रह रहे हैं, उन देशों में इन लोगों को कोई अधिकार नहीं है और वहाँ ये एक नरकपूर्ण जीवन जीने के लिए बेबस है। अपने मनपसंद राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता प्राप्त करना उनके लिए एक ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए वे सिर्फ संघर्ष कर रहे हैं। यह लक्ष्य कब प्राप्त होगा ये नहीं कहा जा सकता है। नागरिकता का अर्थ जानने से पहले नागरिक और विदेशी के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। आम आदमी के लिए नागरिक का अर्थ ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। उसके लिए गांव में रहने वाला व्यक्ति ग्रामीण होता है और नगर में रहने वाला व्यक्ति नागरिक होता है, क्योंकि उसका खान पान, पहनावा, रहन सहन उच्च कोटि का होता है। इसी आधार पर वह दोनों में अंतर करता है। लेकिन राजनीतिक विज्ञान में नागरिक वह व्यक्ति होता है जो किसी देश का निवासी होता है, जिसे देश की तरफ से कुछ अधिकार मिले होते हैं तथा जो अपने देश के प्रति वफादार रहते हुए अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करता है, फिर चाहे वह व्यक्ति गांव में रहे या शहर में रहे। दूसरी ओर विदेशी वह व्यक्ति होता है जो घूमने फिरने के लिए, व्यापार करने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए या किसी और काम से अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चला जाता है, लेकिन दूसरे देश में वह एक निश्चित समय तक ही रह सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नागरिक को राज्य की सदस्यता प्राप्त होती है, जबकि विदेशी को राज्य की सदस्यता प्राप्त नहीं होती। नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि विदेशी को ये सभी अधिकार प्राप्त नहीं होते। विदेशी को राजनीतिक अधिकार तो बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होते हैं। संकट के समय नागरिक को सेना में भर्ती किया जा सकता है, लेकिन विदेशी को कभी भी सेना में भर्ती नहीं किया जा सकता है। नागरिक को देश निकाला नहीं दिया जा सकता है, जबकि विदेशी को कभी भी देश से बाहर निकाला जा सकता है। एक देश में रहने वाले नागरिकों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। जन्मजात नागरिक, जो व्यक्ति जन्म से अपने देश में रह रहा होता है उसे जन्मजात नागरिक कहते हैं। राज्यकृत नागरिक, जब कोई व्यक्ति अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में रहने लग जाता है और वहां की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो ऐसे नागरिक को राज्यकृत नागरिक कहते हैं। इन दोनों को एक उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति भारत में पैदा हुए हैं वे भारत के जन्मजात नागरिक हैं। इसके विपरीत यदि भारत में रहने वाले कुछ विदेशी भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें कुछ शर्तों का पालन करना पड़ेगा, एक आवेदन पत्र देना पड़ेगा। इन शर्तों को पूरा करने के बाद ही वे भारत के नागरिक बन सकते हैं। ऐसे नागरिकों को राज्यकृत नागरिक कहा जाएगा। बात करें नागरिकता की, तो नागरिकता का अर्थ किसी देश की संपूर्ण और समान सदस्यता प्राप्त करने से है। किसी देश की संपूर्ण और समान सदस्यता प्राप्त करने से है। किसी देश का संपूर्ण और समान सदस्य होने का मतलब यह है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए, उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। अतः संपूर्ण और समान सदस्यता का अर्थ यह है कि सभी नागरिकों को देश में जहां चाहे रहने, पढ़ने लिखने और काम करने के समान अधिकार और समान अवसर मिलने चाहिए। इसका अर्थ यह भी है कि सभी नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकार और सुविधाएं मिलनी चाहिए। नागरिकता सिर्फ सरकार और उसके सदस्यों के बीच संबंधों का निर्धारण नहीं है, बल्कि इसमें नागरिकों के एक दूसरे के प्रति और समाज के प्रति निश्चित दायित्व भी शामिल हैं। इसमें सिर्फ राष्ट्रों द्वारा थोपी गई कानूनी बाध्यताएं नहीं हैं, बल्कि समुदाय के सहजीवन में भागीदार होने और योगदान करने का नैतिक दायित्व भी शामिल होता है। इसमें नागरिकों को देश के सांस्कृतिक
और प्राकृतिक संसाधनों का उत्तराधिकारी और न्यासी ट्रस्टी भी माना जाता है। संपूर्ण और समान सदस्यता की बात को एक उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है। अगर आपने कभी रेल के भीड़ भरे डिब्बे में सफ़र किया है तो आपने देखा होगा कि जो लोग रेल के डिब्बे के अंदर बैठे होते हैं वह बाहर से प्रवेश करने वाले लोगों को रेल के डिब्बे के अंदर घुसने नहीं देते हैं। उन्हें डर होता है कि कहीं डिब्बे में और ज़्यादा भीड़ न हो जाए। लेकिन बाहर वाले कुछ लोग यदि किसी तरह से डिब्बे के अंदर पहुंच जाते हैं तो अंदर पहुंचते ही वे भी अंदर बैठे लोगों का साथ देने लग जाते हैं और दूसरों को बाहर रखने के लिए पहले से अंदर बैठे लोगों का साथ देने लग जाते हैं, दूसरों को बाहर निकालने लगते हैं। जल्दी ही भीतरी और बाहरी का विभाजन ऊपर आता है और बाहरी को खतरे के रूप में देखे जाने लगता है। इस तरह की प्रतिक्रियाएं सिर्फ रेल के डिब्बे में ही देखने को नहीं मिलती है, बल्कि समय समय पर शहरों में, राज्यों में और कभी कभी तो पूरे देश में भी देखी जाती है। अगर काम धंधे के साधन कम हों, चिकित्सा और शिक्षा जैसी सुविधाएं कम हों, जल जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधन सीमित हों, तब बाहरी लोगों के प्रवेश को रोकने की मांग उठने लगती है, भले ही वे उसी देश के नागरिक क्यों ना हो। काफ़ी समय पहले मुंबई वालों के लिए का नारा आपने ज़रूर सुना होगा। इस नारे के द्वारा यह मांग जोर शोर से उठी थी कि मुंबई में सिर्फ उन्हीं लोगों को बसने दिया जाए जो महाराष्ट्र के निवासी। इस मांग का कारण यह था कि जब मुंबई औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित हुई तो वहाँ काम की तलाश में भारत के अलग अलग राज्यों से आकर लोग बसने लगे। इससे महाराष्ट्र के लोगों को लगा कि ये बाहरी लोग उनके काम के अवसर खत्म करने लग गए हैं। उनको लगा कि एक दिन वे अपने ही शहर में बेगाने हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने ये मांग उठाई कि मुंबई सिर्फ मुंबई के लोगों के लिए होना चाहिए। भारत के अलग अलग राज्यों में भी समय समय पर ऐसी मांगें उठती रहती हैं, जैसे पंजाब पंजाबियों के लिए, हरियाणा हरियाणवियों के लिए, गुजरात गुजरातियों के लिए। भारत और विश्व के विभिन्न हिस्सों में इस तरह के अनेक संघर्ष होते आए हैं। अपने देश में संविधान द्वारा नागरिकों को जो 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, उनमें से स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत धारा या अनुच्छेद 19 के द्वारा नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई। उनमें से एक है देश के किसी भी भाग में घूमने फिरने की स्वतंत्रता। यह अधिकार कामगारों या मजदूरों, तो यह अधिकार मजदूरों के लिए खास महत्व रखता है। जब उनको अपने गृह राज्य में रोजगार के उचित अवसर नहीं मिल पाते हैं तो ऐसे लोग काम की तलाश में दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। रोजगार की तलाश में कुछ लोग देश से बाहर भी चले जाते हैं। हमारे अपने देश के विभिन्न हिस्सों में कुशल और अकुशल मजदूरों के लिए रोजगार के काफ़ी अवसर विकसित हुए हैं। उदाहरण के लिए सूचना तकनीक की ज़्यादातर कंपनियां बेंगलुरु में स्थापित हुई हैं, इसलिए देश के अलग अलग भागों से बहुत से कर्मचारी बेंगलुरु जैसे शहरों की ओर जाने लगे। केरल की नर्सें पूरे देश में कहीं भी मिल सकती हैं। शहरों में तेजी से पनपता भवन निर्माण उद्योग देश के विभिन्न हिस्सों के श्रमिकों को रोजगार दे रहा है। सड़क आदि आधारभूत संरचनाओं की परियोजनाओं में भी देश के लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। ये लोग देश के अलग अलग भागों से आए हुए। आपने अपने घर के आसपास भी विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न राज्यों से आए मजदूरों को काम करते देखा होगा। हालांकि अधिक संख्या में रोजगार बाहर के लोगों के हाथों में जाने के कारण अक्सर स्थानीय लोगों में विरोध की भावना पैदा हो जाती है। इससे कुछ नौकरियों या कामों को राज्य के मूल निवासियों तक सीमित रखने की मांग उठने लगती है। राजनीतिक पार्टियां यह मुद्दा उठाती रहती हैं। कई बार यह प्रतिरोध बाहरी लोगों के खिलाफ हिंसा का रूप भी ले लेता है। भारत के लगभग सभी क्षेत्र इस तरह के आंदोलन से गुजर चुके हैं। क्या ऐसे आंदोलन हमेशा न्यायसंगत होते हैं? क्या हम इन लोगों के साथ सही न्याय करते हैं? अजीब बात यह है कि जब किसी दूसरे देश के लोगों द्वारा भारतीय मजदूरों या भारतीय कामगारों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है तो हमें गुस्सा आता है, लेकिन जब हम अपने देश के किसी दूसरे राज्य से काम की तलाश में आए लोगों का विरोध करते हैं तब हमें बुरा नहीं लगता है। एक अन्य बात जिस पर विचार करने की ज़रूरत है वह यह है कि गरीब प्रवासी और कुशल प्रवासी को लेकर
कभी कभी हमारी प्रतिक्रिया में अंतर होता है। हम अपने इलाके में आने जाने वाले गरीब प्रवासियों को हमेशा उस तरह से स्वागत योग्य नहीं मानते हैं जिस तरह कुशल और दौलतमंद कामगारों को मानते हैं। इससे प्रश्न उठता है कि क्या गरीब और अकुशल कामगारों को कुशल कामगारों की तरह देश में कहीं भी रहने या काम करने का समान अधिकार है? पूर्ण और समान सदस्यता के बारे में ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज बहस चल रही है। एक और पहलू जिसकी ओर ध्यान देना जरूरी है वह यह है कि क्या पूर्ण और समान नागरिकता का अर्थ यह है कि सरकार द्वारा सभी नागरिकों को, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, कुछ बुनियादी अधिकारों और न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी दी जानी चाहिए? इस मुद्दे पर विचार करने के लिए शहरी गरीबों की समस्या पर ध्यान देना जरूरी है। भारत के हर शहर में बहुत बड़ी आबादी झोपड़पट्टियों या दूसरे शब्दों में कहें तो अवैध कब्जे की जमीन पर बसे लोगों की है। यद्यपि ये लोग उपयोगी काम कम मजदूरी पर करते हैं, लेकिन फिर भी शहर की बाकी आबादी इन्हें अवांछनीय मेहमान के रूप में देखती है। उन पर शहर के संसाधनों पर बोझ बनने, अपराध और बीमारी फैलाने का आरोप लगाया जाता है। ये लोग गंदी बस्तियों में रहते हैं जिनकी स्थिति अक्सर दयनीय होती है। छोटे छोटे कमरों में कई कई लोग ठुसे रहते हैं। यहाँ ना तो कोई निजी शौचालय होता है और ना पानी की आपूर्ति होती है और ना ही साफ सफाई होती है। इन गंदी बस्तियों में जीवन और संपत्ति असुरक्षित होते हैं, लेकिन ये झोपड़पट्टियों के निवासी अपनी मेहनत से अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। ये फेरी वाले, छोटे व्यापारी, सफाई कर्मचारी, घरेलू नौकर, नल ठीक करने वाले और राजमिस्त्री होते हैं। सवाल यह है कि क्या सरकार इन लोगों के लिए वह सब कुछ कर पाई है जो वह शहर में रहने वाले दूसरे लोगों के लिए कर रही है? हमारे समाज में हाशिए पर खड़े दूसरे लोग आदिवासी और वनवासी हैं। ये लोग अपने जीवन यापन के लिए जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं, लेकिन बढ़ती आबादी, जमीन और संसाधनों की कमी के दबाव के कारण उनमें से बहुत सारे लोगों की जीवन पद्धति और आजीविका संकट में आ गई है। सरकार के लिए यह एक बड़ा सवाल बन गया है कि देश के विकास को खतरे में डाले बिना इन लोगों को उनके निवास की सुरक्षा कैसे दी जाए। नागरिक और राष्ट्र में क्या संबंध है? राष्ट्र राज्य की संप्रभुता और नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का दावा सबसे पहले 1789 में फ्रांस की क्रांति में किया गया था। आज के राष्ट्र राज्यों का दावा है कि उनकी सीमाएं सिर्फ राज्य के क्षेत्र को ही नहीं दिखाती हैं, बल्कि उनकी खास संस्कृति और इतिहास को भी परिभाषित करती हैं। आज एक देश के पास अपनी पहचान को दिखाने के लिए एक झंडा, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय भाषा और कुछ खास त्योहारों को मनाने जैसे प्रतीक हैं। आज के ज़्यादातर राज्य अपने में विभिन्न धर्मों, भाषाओं और सांस्कृतिक परंपराओं के लोगों को शामिल करते हैं, लेकिन एक लोकतांत्रिक देश की पहचान इसके सभी नागरिकों को राष्ट्र के अंग के रूप में स्वीकार करना है। उदाहरण के लिए फ्रांस एक ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष है और सबको देश में शामिल करने की बात करता है। सबको देश में शामिल करने की बात करता है, चाहे वो किसी भी देश से क्यों ना आए हो। वह यूरोपीय मूल के लोगों को ही नहीं बल्कि उत्तर अफ्रीका जैसे अन्य देशों से आए नागरिकों को भी अपने में शामिल करता है। लेकिन इस देश की राष्ट्रीय पहचान फ्रांसीसी भाषा और फ्रांसीसी संस्कृति है। इस देश की राष्ट्रीय पहचान फ्रांसीसी भाषा और फ्रांसीसी संस्कृति है। वहाँ सभी नागरिकों से उम्मीद की जाती है कि वे अपने जीवन में सार्वजनिक पहलुओं में इस फ्रांसीसी भाषा और फ्रांसीसी संस्कृति को अपनाएं, अर्थात सार्वजनिक स्थानों पर फ्रांसीसी भाषा में बात करें और फ्रांसीसी संस्कृति को अपनाएं। हालांकि वे अपने निजी जीवन में अपनी व्यक्तिगत आस्थाओं और रीति रिवाजों को बनाए रख सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में अपनी व्यक्तिगत आस्थाओं और रीति रिवाजों को बनाए रख सकते हैं। ऊपर से यह एक अच्छी बात लग सकती है, लेकिन यह परिभाषित करना आसान नहीं होता है कि क्या सार्वजनिक है और क्या निजी है। इसके कारण कई बार विवाद पैदा हो जाता है। उदाहरण के लिए किसी धर्म को मानना, उसका पालन करना नागरिकों का निजी मामला माना जाता है, लेकिन कई बार धार्मिक प्रतीक
और धार्मिक रीति रिवाज सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कर जाते। कुछ साल पहले फ्रांस की सरकार ने फ्रांस में रहने वाले सिख छात्रों के स्कूलों में पगड़ी पहनने पर रोक लगा दी थी। इसी प्रकार मुस्लिम लड़कियों के स्कूली वर्दी के साथ सिर पर हिजाब पहनने पर भी रोक लगा दी गई थी। इसके पीछे फ्रांस सरकार का तर्क था कि यह सरकारी शिक्षा के सार्वजनिक क्षेत्र में धार्मिक प्रतीकों को लाने का मामला है, अर्थात स्कूलों में अपने धर्म का प्रचार करना है। जिनके धर्म इस तरह के रिवाजों की मांग नहीं करते हैं उनको ऐसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन जिनके धर्मों की खास पहचान है, खास पहनावे और खास लिबास से वो जाने जाते हैं, उनके लिए ऐसे देश में रहना मुश्किल हो जाता है। नागरिकता देने के बारे में हर देश में अलग अलग नियम हैं। जैसे नागरिकता प्रदान करने में इजराइल और जर्मनी जैसे देश धर्म और जातीय मूल को प्राथमिकता देते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश है, इसलिए भारत के संविधान में विविधतापूर्ण समाज को समायोजित करने की कोशिश की गई। इसने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जैसे विभिन्न समुदायों, पूर्व में समान अधिकार से वंचित रही महिलाओं, आधुनिक सभ्यता से दूर रहे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ समुदायों को पूर्ण और समान नागरिकता देने का प्रयास किया है। भारत ने देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित विभिन्न भाषाओं, धर्म और रीति रिवाज की पहचान बनाए रखने का भी प्रयास किया। इसने लोगों को अपनी आस्था, भाषा और सांस्कृतिक रीति रिवाजों को छोड़े बिना सभी को समान अधिकार उपलब्ध कराए। बात करेंगे सार्वभौमिक नागरिकता की। इस बात को सभी मानते हैं कि किसी देश की पूर्ण सदस्यता उन सभी लोगों को मिलनी चाहिए जो उस देश में रहते हैं, काम करते हैं या जो उस देश की नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं। किसी देश की पूर्ण सदस्यता उन सभी लोगों को मिलनी चाहिए जो उस देश में रहते हैं, काम करते हैं या उस देश की नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं। वैसे तो सभी देश वैश्विक नागरिकता का समर्थन करते हैं, अर्थात इस बात पर जोर देते हैं कि व्यक्ति किसी देश का नागरिक न होकर पूरे विश्व का नागरिक होना चाहिए, लेकिन साथ ही नागरिकता देने की शर्तें भी निर्धारित करते हैं। अजीब बात है, ये शर्तें आमतौर पर देश के संविधान और कानून में लिखी होती हैं। कई बार अवांछित लोगों को नागरिकता से बाहर रखने के लिए देश अपनी ताकत का भी प्रयोग करता है। ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है जो गैर कानूनी ढंग से किसी देश में प्रवेश करते हैं। प्रत्येक देश ने गैर कानूनी ढंग से प्रवेश करने वाले लोगों को रोकने के लिए सीमा पर दीवार या बाड़ लगाई हुई है, लेकिन इसके बावजूद आज भी दुनिया में बड़े पैमाने पर लोगों का देशांतरण हो रहा है। लोग अब एक देश को छोड़कर दूसरे देश में गैर कानूनी ढंग से प्रवेश कर रहे हैं। युद्ध, राजनीतिक उत्पीड़न, अकाल या अन्य कारणों से लोग अपने देश छोड़ने के लिए मजबूर हैं। अगर कोई देश इन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है तो ये अपने घर भी नहीं लौट सकते। ऐसी स्थिति में वे राज्य विहीन या शरणार्थी बनकर रह जाते हैं। वे शिविरों में या अवैध प्रवासी के रूप में रहने के लिए मजबूर किए जाते हैं। उस देश में वे ना तो काम कर सकते हैं और ना ही अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं, यहाँ तक कि वे संपत्ति भी अर्जित नहीं कर सकते। एक बड़ा सवाल यह भी पैदा होता है कि नागरिक के रूप में एक देश कितने लोगों को स्वीकार कर सकता है। नागरिक के रूप में एक देश कितने लोगों को स्वीकार कर सकता है। इस सवाल का फैसला लेना अनेक देशों के लिए कठिन मानवीय और राजनीतिक समस्या बनी हुई है। हालांकि अनेक देशों में युद्ध या राजनीतिक उत्पीड़न के कारण पलायन करने वाले लोगों को स्वीकार करने की नीति है, लेकिन वे भी लोगों की अनियंत्रित भीड़ को स्वीकार करना या सुरक्षा की दृष्टि से देश को जोखिम में डालना नहीं चाहते। ऐसी स्थिति में ये लोग वर्षों तक राज्यहीन व्यक्तियों के रूप में पड़े रहते हैं। अंत में इनमें से कुछ ही लोगों को नागरिकता मिल पाती है, लेकिन यह उस वायदे को चुनौती है जो यह कहता है कि विश्व के सभी लोगों को नागरिक के रूप में पहचान मिलनी चाहिए और सभी को अधिकार मिलने चाहिए। भारत में भी राजनीतिक रूप से उत्पीड़ित लोगों को शरण देने की नीति है। 1959 में इसी नीति के तहत जब दलाई लामा और उनके अनुयायी भारत में आए तो भारत ने उनको अपने यहाँ शरण दी। हालांकि बाद में चीन इस बात से काफ़ी नाराज हुआ। राज्यहीन लोगों का सवाल आज विश्व के लिए एक गंभीर समस्या बन गया है। क्या सार्वभौमिक नागरिकता ऐसे लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकती है? अगर नहीं
तो उन्हें आज किस तरह की वैकल्पिक पहचान दी जा सकती है, यह एक बड़ा सवाल है। क्या हमें राष्ट्रीय नागरिकता से अधिक सच्ची विश्वजनित पहचान को विकसित करना चाहिए? वैश्विक नागरिकता, एक और तर्क दिया जाता है। वैश्विक नागरिकता का अर्थ विश्व के सभी लोगों को एक ही नागरिकता देने से, विश्व के सभी लोगों को एक ही नागरिकता देने से। कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी देश में रहता हो, वह उस देश का नागरिक न होकर पूरे विश्व का नागरिक होना चाहिए। आज हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जो संचार के साधनों जैसे इंटरनेट, टेलीविज़न और मोबाइल फ़ोन के जरिए आपस में जुड़ा हुआ है। इन साधनों ने उन तरीकों में भारी बदलाव कर दिया है जिनसे हम अपने विश्व को समझते हैं। पहले संसार के किसी हिस्से में जब कोई घटना घटित होती थी तो उसकी खबर अन्य हिस्सों तक पहुंचने में महीनों लग जाते थे, लेकिन आज संचार के साधनों ने विश्व के देशों की बीच की दूरियों को कम कर दिया है। विश्व नागरिकता के समर्थक यह दलील देते हैं कि बेशक अभी वैश्विक समाज की धारणा विकसित नहीं हुई है, लेकिन राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार आज लोग एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करने लगे, एक दूसरे को सुख दुख में समझने लगे। आज जब भी किसी देश में सुनामी या कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आती है तो पीड़ितों की सहायता के लिए विश्व के सभी हिस्सों से सहायता पहुंचने लगती है, जो विश्व समाज के उभरने का ही संकेत है। आज वैश्विक नागरिकता ही वह चीज़ है जो अवैध प्रवासी या राज्यहीन लोगों की समस्या का समाधान कर सकती है। एक प्रश्न यह भी है कि एक देश की नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, नागरिकता प्राप्त करने के ढंग या तरीके क्या है? तो नागरिकता दो प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। एक है जन्म के आधार पर नागरिकता और दूसरी है राज्य द्वारा प्रदान की गई नागरिकता। जन्म के आधार पर नागरिकता तीन प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। पहला है उसमें भूमि सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार एक बच्चा उसी देश का नागरिक माना जाएगा जिस देश की जमीन पर वह पैदा हुआ है। उदाहरण के लिए यदि भारत के दंपत्ति यानी पति पत्नी इंग्लैंड गए हुए हैं और वहां उनका कोई बच्चा हो जाता है तो वह बच्चा इंग्लैंड का नागरिक माना जाएगा। अमेरिका में नागरिकता देने के बारे में यही सिद्धांत लागू है। दूसरा सिद्धांत है रक्त सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार एक बच्चा उस देश का नागरिक माना जाएगा जिस देश के उसके माता पिता है, फिर चाहे वह किसी भी देश की ज़मीन पर क्यों ना पैदा हुआ। भारत, फ्रांस, इंग्लैंड आदि देशों में नागरिकता देने के बारे में यही सिद्धांत लागू है। दोहरी नागरिकता कई बार हो जाती है, तो कई बार कुछ बच्चों को दोहरी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। भूमि सिद्धांत के अनुसार वे एक देश के नागरिक होते हैं और रक्त सिद्धांत के अनुसार वे किसी दूसरे देश के नागरिक होते हैं। इसका समाधान दो तरीकों से किया जाता है। यदि बच्चे के जन्म के कुछ समय के बाद उसके माता पिता वापस अपने देश चले जाते हैं तो बच्चे को अपने माँ बाप वाले देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है, और यदि बच्चे के जन्म के बाद उसके माता पिता वापस अपने देश नहीं जाते हैं तो ऐसी स्थिति में बच्चा बड़ा होकर खुद यह निर्णय करता है कि वह दोनों देशों में से किस देश का नागरिक बनेगा। राज्य द्वारा प्रदान की गई नागरिकता की अगर बात करें तो राज्य द्वारा नागरिकता प्रदान करने के कई तरीके हैं और उसमें पहला है लंबा निवास। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में रह रहा हो तो वह प्रार्थना पत्र देकर उस देश की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, लेकिन रहने की अवधि के बारे में अलग अलग देशों में अलग अलग नियम है। जैसे भारत में रहने की अवधि 4 साल है, जबकि अमेरिका में रहने की अवधि 5 साल है। विवाह, औरतों की कोई नागरिकता नहीं होती। जिस देश में उनकी शादी हो जाती है वे उसी देश की नागरिक बन जाती। यदि इंग्लैंड की कोई लड़की भारत के किसी लड़के से शादी कर लेती है तो ऐसी स्थिति में उसकी इंग्लैंड की नागरिकता खत्म हो जाती है और उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। अचल संपत्ति खरीदने पर कुछ देशों में यह नियम है कि यदि कोई व्यक्ति वहां जाकर एक निश्चित मूल्य से ज़्यादा की संपत्ति खरीद लेता है तो यह मान लिया जाता है कि उस देश में उसकी रुचि है और उसे उस देश की नागरिकता अपने आप प्राप्त हो जाती है। ब्राज़ील में यही नियम है। दूसरे देशों की या दूसरे देश की सेना में भर्ती होने पर यदि कोई विदेशी किसी दूसरे देश में जाकर वहां की सेना में भर्ती हो जाता है तो यह मान लिया जाता है कि वह उस देश के प्रति वफादार बन गया है। ऐसी स्थिति में उसे उस देश की नागरिकता अपने आप प्राप्त हो जाती। भाषा सीखने पर कुछ देशों में यह भी नियम है कि यदि कोई व्यक्ति उस देश की
राष्ट्रीय भाषा को सीख लेता है तो उसे उस देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। आक्रमण, हमला, यदि कोई देश किसी दूसरे देश पर आक्रमण करके उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लेता है तो उस ज़मीन पर रहने वाले लोगों की अपने देश की नागरिकता खत्म हो जाती है और उसे नए देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। एक और तरीका है नागरिकता प्रदान करने का, वो है गोद लेना। यदि किसी बच्चे को विदेशी दंपत्ति गोद ले लेते हैं तो उस बच्चे की अपने देश की नागरिकता खत्म हो जाती है और उसे नए माँ बाप वाले देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। तो नागरिकता के बारे में 11वीं में इतना ही दिया गया है। धन्यवाद, नमस्कार।